अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मस्जिद सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं बरके कलीसा किस्त नंबर 2। मस्जिद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अमीर मंसूर का हुक्म पाकर हाजिब बाहर निकल गया था। थोड़ी देर बाद हाजिब के साथ एक खूब कदावर, कड़ियल और सर से लेकर पांव तक लोहे में गर्क और मुसल्ला जवान कमरे में दाखिल हुआ। अमीर याकूब अल मंसूर के सामने इसने बड़े मुद्दिबाना अंदाज में इसे ताज़ीम दी। फिर कबल इसकी कि अमीर मंसूर से मुखातिब करता आने वाला कासिद खुद ही बोल पड़ा। मुसलमानों के अमीर, मेरा नाम शांजा है। बुनियादी तौर पर मैं एक टेम्पलर हूँ। आपके हाजिब ने यही कहा था कि मैं पुर्तगाल के नसरानी हुक्मरान सैनिकों का कासिद हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि मैं सिर्फ सैनिकों ही नहीं, सैनिकों की सरजमीनों पर काम करने वाले टेम्पलर के सरदार कारियों का भी कासिद हूँ। अमीर की तबीयत पहले ही भरम हो रही थी। इसने बेनियाजी से इस कासिद को मुखातिब किया। मैं ये जानने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा कि तुम किस किस के कासिद हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुम किस मकसद के तहत हमारे इस कसरे अलमिजाज में दाखिल हुए हो। जल्दी से कहो क्या कहना चाहते हो, इसके बाद मैं बड़ी अहमियत के फैसले करना चाहता हूँ। कासिद ने थोड़ी देर के लिए सोचा, इसके बाद अमीर की तरफ देखते हुए बोल पड़ा। मुसलमानों के अमीर, मैं आपसे 3 बातें कहता हूँ और जिन्हें मुझे भेजा है उन्होंने एक तरह से आपको तंबीह की है कि आप इन 3 बातों पर अमल कीजिएगा, वरना मराकश की हुक्मरानी से हाथ धो बैठेंगे। टेम्पलर शांजा की गुफ्तगू से अमीर याकूब अल मंसूर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से आने वाले अहमद बिन सईद अल हाजिब, शोबान, कराकुश और काजी इमादुद्दीन इंतहाई खफकी के आलम में शांजा की तरफ देख रहे थे। कसर में बैठने वाला हर शख्स शांजा की इस गुफ्तगू को नापसंदीदगी की निगाहों से देख रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद टेम्पलर शांजा फिर बोल पड़ा। मुसलमानों के अमीर, पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि यकीनन आपके मुखबरों ने ये इत्तला कर दी होगी कि शुमाली उंदलस के नसरानी बादशाह अल्फांसो और पुर्तगाल के नसरानी बादशाह सैनिकों ने हमलावर होकर मुसलमानों के वसी इलाकों पर कब्जा कर लिया है और इन इलाकों में खूब कत्ल गारतगरी की है। आपके लिए इन दोनों हुक्मरानों की तरफ से पहली तंबीह ये है कि इस हादसे पर किसी रद्दमल का इजहार न करना, इसलिए कि माजी में वो इलाके हमारे थे, सो इन पर हमने कब्जा कर लिया है। आपके लिए दूसरी ताकीद ये है कि हमें खबर मिली है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से कुछ लोग आए हैं और आपसे दरख्वास्त की गई है कि आप यूरोप के हमलावर हुक्मरानों से निपटने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन को मदद भिजवाएं। आप ऐसा न करें। आपके लिए तीसरी आगाही ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ से हमने सुना है कि आपको ये तरगीब दी जा रही है कि पुर्तगाल के अंदर टेम्पलरों की जो तरबियत गाह है इसका खात्मा कर दिया जाए, ताकि वहाँ से उठकर टेम्पलर अर्ज़े मुकद्दस फलस्तीन की जंग में हिस्सा न ले सके। मुसलमानों के अमीर, इस वक्त पूरे यूरोप में पादरियों और बड़े बड़े बिशप ने मिलकर मुकद्दस जंग का एक कोहराम मचा रखा है और फलस्तीन का हुक्मरान सलाहुद्दीन इस कोहराम की जद में है। जल्द या बदेर इसे यूरोप के हुक्मरानों के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और यरूशलेम पर हमारा कब्जा होगा, जबकि मुसलमान मुख्तसिर सरजमीनों में सिमटते चले जाएंगे। अगर आप इस मौका पर हमारी ताकीद को नजरअंदाज किया, सुल्तान सलाहुद्दीन की मदद करने की कोशिश की गई या उंदलुस के अंदर हमलावर होते हुए किसी रद्दअमल का इजहार किया या आपने टेम्पलरों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो याद रखिएगा यूरोप के उभरते हुए तूफान आप पर भी नाजिल होंगे। कोई आपका पासबान, कोई आपको पनाह देने वाला ना होगा। शांजा की इस गुफ्तगू से खुली आस्तीनों वाले अरब अहमद बिन सईद की हालत अजीबोगरीब हो रही थी। इसके चेहरे पर सबर आजमा पाबंदियों के अंदर कहरमानियत का इजहार पूरी तरह आया था और इसके साथ बैठे इसके साथी कराकोश की हालत भी अजीबोगरीब थी। बिल्कुल ऐसे जैसे समंदर के अंधे खला में परेशान कर देने वाले खुफिया अनासिर अचानक उठ खड़े होने की तैयारी कर चुके हों। अहमद बिन सईद और कराकोश के अलावा काजी इमादुद्दीन और इनके चौथे सादे शुबान की हालत भी इनसे मुख्तलिफ नहीं थी। कसरे अलमजाज में बैठे दूसरे लोग भी अजीब से रकाबत के जज्बे में शांजा की तरफ देख रहे थे। शांजा ने भी इनका असर न लिया। दोबारा इसने अमीर याकूब अल मंसूर को मुखातिब करके कहना शुरू किया। मुसलमानों के अमीर, आप जानते हैं फलस्तीन में जो माजी में जंगी हुई इनमें पहले यूरोप वाले फतहमंद और नौजमंद रहे। जहाँ तक मुसलमानों के सुल्तान सलाहुद्दीन का ताल्लुक है, तो मैं आपसे पेशगोई करता हूँ, अनकरीब इस शख्स को अर्ज़े मुकद्दस शाम और फलस्तीन से ही नहीं बल्कि मिस्र से भी हाथ धोने पड़ेंगे और कोई महफूज पनागा तलाश करने के लिए इसे अजनबी सरजमीनों की तरफ सरगर्दा होना पड़ेगा। खुली आस्तीनों वाला अरब अहमद बिन सईद जिस नशीद पर बैठा हुआ था, इसके दस्ते को पूरी कुव्वत और जोर के साथ अपने गिरफ्त में लिए हुए था, अपने गुस्से और गजबनाकी को जब्त किए हुए था। शांजा के ये अल्फाज इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। ऐसी कुव्वत से इसने अपना हाथ अपने शीश के लकड़ी के दस्ते पर मारा के लकड़ी का वो दसरा टूट गया। इसके साथ ही खोलते हुए लावे की तरह अहमद बिन सईद उठ खड़ा हुआ। एक झटके के साथ इसने अपनी तलवार बेनियाम की और टेम्पलर को मुखातिब करके बोल पड़ा। खबीस ज़ादे, तुम बकते हो। हमारे ही कसर में तुम हमें किस रद्दअमल का इजहार न करने का पाबंद करते हो। तुम किस कौम, किस मिल्लत की गुफ्तगू कर रहे हो। तुम मेरी कौम की अजमत को फरामोश कर रहे हो। तुम मेरी मिल्लत के नामों को जमीन के चंद टुकड़ों में समेट देने की कोशिश कर रहे हो। टेम्पलर शांजा की गुफ्तगू सुनकर अमीर याकूब अल मंसूर का चेहरा गुस्से और गजबनाकी में पहले ही तांबे की तरफ सुर्ख हो चुका था। लम्हा भर के लिए अमीर अल मंसूर ने तौसीफी अंदाज में अहमद बिन सईद की तरफ देखा, फिर एक चाहत, एक जज्बे, एक मोहब्बत में धीमे से लहजे में अमीर याकूब अल मंसूर ने अहमद की तरफ देखते हुए कहा, ए मेरी कौम के फरजंद,
ए मेरी मिल्लत के बेटे, मैं तेरे जज्बों, तेरी हिम्मत और तेरी जुर्रतमंदी को सलाम करता हूँ। अमीर याकूब अल मंसूर को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि अहमद बिन सईद ने टेम्पलर को मुखातिब करके कहना शुरू किया था, तुम अपने किस माजी की बात कर रहे हो? अर्ज़ मुकद्दस में तुम्हारे राहिब पितरस ने जंग की इब्तिदा करने की कोशिश की थी। जानते हो राहिब पितरस कौन था? जरा जाकर इसका शजरा नसब देखना। वो एक नीम पागल शख्स था, अपनी बीवी के झगड़ालूपन से तंग आकर इससे निजात पाने के लिए राहिब बना था। इसने पूरे यूरोप को अर्ज़ मुकद्दस पर हमला करने के लिए मंसूबा बनाया। इसने अपने लिए वलीउल्लाह का मकाम बनाने की कोशिश की। इसी राहिब पीटर या पतरस के कहने पर यूरोप के हर मुल्क से सलीबी मुजाहिदों का एक तूफान खड़ा हुआ और राहिब पीटर अपने कंधे पर सलीब रखकर 13 लाख रजाकारों का लश्कर अर्ज़ मुकद्दस की तरफ लाया। ये जानते हो इन 13 लाख नसरानी रजाकारों का इंजाम क्या हुआ? इनके मुकाबिल इस्लाम का फर्जंद अजीम कुने का सल्जूकी हुक्मरान अरसलान आया। इन पर ऐसा हमला किया कि जानवरों की तरह इसने 13 लाख के लश्कर को ज़िबा किया, सबको तबाह बर्बाद किया, किसी को भी बचकर जाने न दिया। टेम्पलर शाहजहां, अगर तू अपने माजी की बात कर रहा है तो जरा आगे बढ़। पीटर की आवाज पर एक बार फिर सलीबी रजाकार अर्ज़ मुकद्दस पर चढ़ दौड़े। जानते हो इनका क्या हशर हुआ? इस्लाम का दूसरा अजीम फर्जंद इमादुद्दीन जंगी मुकाबिल आया और इन सलीबी मुजाहिदों को ऐसी मार मारी, ऐसी शिकस्त दी जो इनके लिए बरसों इबरत बनी रही। टेम्पलर शाहजहां, इससे भी आगे बढ़ो। तुम्हारे सलीबी रजाकारों की देग में फिर जोश आया। एक बार वो फिर अर्ज़ मुकद्दस की तरफ निकले, लेकिन आलिम इस्लाम का तीसरा फर्जंद नूरुद्दीन जंगी इनके मुकाबिल आया और इन्हें ऐसी मार मारी कि सिर्फ यूरोप की तरफ भाग जाने के सिवा कोई चाराकार दिखाई न दिया। अब सलीबी फिर अर्ज़ मुकद्दस की तरफ चढ़ दौड़े हैं। इस वक्त इनका मुकाबिल मेरा अजीम रहनुमा, इस्लाम का अजीम फर्जंद सलाहुद्दीन अय्यूबी है। गो जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के अलावा अतालवी, जनेवा और बेशुमार यूरोपीय हुक्मरान सुल्तान सलाहुद्दीन के खिलाफ जंग में मसरूफ है। पर तू जानता नहीं इन सबको? सुल्तान एक बार खुले मैदानों में बदतरीन शिकस्त दे चुके हैं। दूसरी शिकस्त सुल्तान ने अर्ज़ फलस्तीन की वादियों में दी, जहाँ बेशुमार हुक्मरानों को गिरफ्तार करने के अलावा सुल्तान ने तुम्हारे मास्टर ऑफ टेम्पलर और मास्टर ऑफ हास्पेर को भी गिरफ्तार कर लिया और फिर बड़ी फराखदिली से काम लेते हुए सुल्तान ने माफ कर दिया। टेम्पलर शाहजहां, क्या तुम्हारी तारीख में फराखदिली की कोई ऐसी मिसाल मिलती है? शाहजहां, तुम लोग अपने राहिब के अलावा रिचर्ड की भी बहुत तारीफ करते हो, इसकी जुर्रत के गुनगाते हो, इसे शेरदिल कहते हो। इससे पहले मैं तुम्हें राहिब पीटर की असलियत से आगाह कर चुका हूँ। क्या मैं तुम्हें बरतानिया के हुक्मरान रिचर्ड की असलियत न बताऊं? सुन शाहजहां, रिचर्ड एक फाहिशा और बदकिरदार माँ का बेटा है। इसकी माँ का नाम इलिज है। पहले फ्रांस के बादशाह लुइस की बीवी थी। पहली सलीबी जंग में इसने औरतों की फौज लेकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की तैयारी की थी। इसने खुद भी पहली जंग में हिस्सा लिया। जंग के दौरान ये बदकिरदार औरत शर्म हया की तमाम हुदूद को तोड़कर बेहयाई और बदकारी में मसरूफ रही। अपने सिपाहियों के अलावा मुसलमान सिपाहियों के साथ भी इसके तल्लुकात थे। यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया का बादशाह जो इसका चचा था, इसने भी इसके साथ नाजायज तल्लुकात पैदा कर लिए। इसकी फहाश और बदकारी से तंग आकर फ्रांस के बादशाह लुइस ने इसे तलाक दे दी, जिस पर इसने बरतानिया के बादशाह दोम से शादी कर ली और फिर इसी के वतन से रिचर्ड पैदा हुआ। यहाँ तक कहने के बाद अहमद बिन सईद रुका, तंजिया से अंदाज में से शाहजहां की तरफ देखा, फिर पूछा, टेम्पलर शाहजहां, क्या तू अपनी बातों से मेरी कौम की अजमत और बदतरी को नीचा दिखाना चाहता है? क्या तू मेरी मिल्लत के आबरू और वकार को अपनी गुफ्तगू से दागदार करना चाहता है? पर सुन शाहजहां, बातों से तो ये काम नहीं होते। अब भी अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाओ। इस वक्त भी मेरी मुस्लिम कौम जो बंगाल से लेकर पुर्तगाल तक, चीन से लेकर अफ्रीका के सहराओं तक फैली हुई है, क्या तुम ऐसी कौम का मुकाबला कर सकोगे? अब भी अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाओ। अभी पिछले ही दिनों की बात है, हिंदुस्तान में आलिम इस्लाम के अजीम फर्जंद शहाबुद्दीन गौरी ने तरावड़ी के मैदान में पृथ्वीराज और दूसरे हिंदू राजाओं को हौसला शिकस्त दी और इसके बाद कनूज, ग्वालियर, बुंदेलखंड और बहार बंगाल पर फतह के परचम लहराता हुआ इन इलाकों पर काबिज हो गया। अब भी फारिस में सल्तनती खानदान हुक्मरान है और किसी की मजाल ने इन पर निगाह उठाकर देखे। अगर पूरा यूरोप भी उठकर मेरे सुल्तान सलाहुद्दीन के मुकाबिल आए तो याद रखना, यूरोप का हुक्मरान इसके मुकाबिल नाकाम और नामुराद रहेगा। और जिस तरह समंदर की लहरें पथरीली चट्टानों से टकराकर अपना सर पीटती वापस लौटती हैं, ऐसे ही यूरोप का हर हुक्मरान सलाहुद्दीन के मुकाबले में शिकस्त खुर्दा ही रहेगा। टेम्पलर शाहजहां, अगर तुझे अपनी तेगजनी पर घुमंड है तो अपनी तलवार सीधी करके मेरे मुकाबिल आ जा और मेरी खमदार तलवार का कमाल देख। अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू के जवाब में टेम्पलर शाहजहां ने बड़ी बेरहमी के साथ इसकी तरफ देखा, फिर इसे मुखातिब किया, मैं तेरे साथ तेगजनी का मुकाबला जरूर करूंगा, बशर्त ये कि तुम्हारे अमीर याकूब अल मंसूर ने इजाजत दी। इस मौका पर याकूब अल मंसूर फौरन बोल उठा, शाहजहां तुम्हें यकीनन इसकी इजाजत होगी। शाहजहां ने एक झटके के साथ अपनी तलवार बेनियाम की, फिर वो चंद कदम अहमद बिन सईद की तरफ बढ़ा और बड़ी हकारत से इसे मुखातिब करके कहने लगा, सुन खुली आस्तानी वाले अरब, अपने हुलियर लबो लहजे से तू एक बद्दू लगता है। बता मुसलमानों के अंदर तेरी क्या हैसियत है ताकि तेरा साथ मुकाबला करते मैं जानूं कि मैं किसे ज़ेरो मातूब कर रहा हूँ। अहमद बिन सईद भी आगे बढ़ा, अपनी तलवार इसके सामने लहराई, फिर तंज़े लहजे में इससे कहा, शाहजहां को मुखातिब किया, शाहजहां जैसा कि तू अपनी गुफ्तगू में मुझे खुली आस्तीनों वाला अरब और बद्दू कह चुका है तो सुन, मैं मुसलमानों के अंदर सबसे कमतर हूँ, पर मेरे साथ मुकाबला कर। मेरे खुदावंद ने चाहा तो तेरे साथ मुकाबले में बेहतर ही साबित होऊंगा।
अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू से शानजा और ज्यादा बरहम हो गया था। इंतहाई फख्र घुमंड में अहमद बिन सईद की तरफ बढ़ते हुए बोल उठा कि मेरे मुकाबले में इसे ही आना था जो मुसलमानों में सबसे कमतर है, उसे लाओ जो तुम में सबसे बेहतर है। अहमद बिन सईद शानजा की इस गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहता था कि इससे पहले इसका साथी कराकोश अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इंतहाई गुस्से, इंतहाई गजबनाकी में इसने शानजा को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सुनो अजनबी टेम्पलर, कसम खुदाबंद ला शरीक की, तो अपनी हदूद को फलांग रहा है। खुली आस्तीनों वाला रब जो इस वक्त तेरे मुकाबिल है वो कमाल दर्जा का साहिब कमाल इंसान है। अगर इसने अपने आजिम की सारी में अपने आप को मुसलमानों में कमतर कह दिया है तो ये इसकी अजमत की निशानी है। सुन टेम्पलर, जो खुली आस्तीनों वाला रब इस वक्त तेरे मुकाबिल है, इसने फलस्तीन की मुकद्दस जंगों के अंदर तुम्हारे बड़े बड़े सूरमाओं को ऐसा जेर किया कि तुम्हारा कोई टेम्पलर इसके सामने नहीं आता था। तुम्हारे बड़े बड़े सूरमाओं को चंद ही वार में इसने जमीन बोस करके रख दिया। अब तो इसके सामने ऐसी जिल्लत में इस गुफ्तगू करता है, जरा इसका मुकाबला तो करके देख, फिर तुझे समझ आएगी कि इसकी तलवार कैसे साइका आसमानी की तरह तुझ पर बरसती है और तेरे सारे फख्र घमंड को धो देती है। शानजा ज्यादा सोच विचार में ना पड़, अमीर याकूब अल मंसूर तुझे तेगजनी की इजाजत दे चुके हैं। तेरे सामने अहमद बिन सईद खड़ा है। शानजा, अगर तू इस अहमद बिन सईद जिसे तूने खुली आस्तीनों वाला अरब और बद्दू कहकर पुकारा है, इसके मुतल्लिक मजीद जानना चाहता है तो याद रखना, इस वक्त फिलिस्तीन में हमारे मोहतरम सुल्तान सलाहुद्दीन ने यूरोप की सारी मुतहिदा कुव्वतों को जिल्लत में शिकस्त दे रखी है और इन सारी कुव्वतों के सामने हमारे सुल्तान ऐसे ही हैं जैसे समंदर के सामने न हिलने वाली न पसपा होने वाली चट्टान। और ये खुली आस्तीनों वाला अरब अहमद बिन सईद इसी चट्टान का एक हिस्सा है। जरा इससे टकरा, फिर देख कैसा रद्दअमल तेरे सामने आता है। कसर के इस कमरे में तुझ पर साबित करूंगा कि उंदरुस के अंदर पलने वाले टेम्पलरों का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं तुझे पहले वार करने का मौका देता हूँ ताकि बाद में तुझे पछतावा न रहे कि तू मुझ पर वार न कर सका। टेम्पलर ने ये अल्फाज बड़े खोलते हुए लहजे में अदा किए थे। शानजा की सारी गुफ्तगू के जवाब में अहमद बिन सईद बिल्कुल आसूदा फजाओं जैसा पुरसकून ख्वाबों की तरह ताजा दम था। चंद कदम शानजा के करीब हुआ और कहने लगा, शानजा, मैं तुझ पर पहले वार नहीं करूंगा। इन सरजमीनों में तू अजनबी है, लिहाजा तू ही वार करने में पहल कर, फिर इसका रद्दअमल भी देख। शानजा ने इस मौका को गनीमत जाना, अपनी तलवार से फजा में बुलंद की। फिर वो आगो खून के ही जान, जुल्मतों के नसूल, सितम खुर्दा अदियार की तरह अहमद बिन सईद पर हमलावर हुआ। शानजा ने 4-5 वार इंतहाई खतरनाक अंदाज में की और ये वार करने के बाद इसे हैरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन सारे वारों को अहमद बिन सईद ने बड़ी आसानी और बड़ी हिम्मत और मुहारत का इजहार करते हुए रोका था। इसके बाद एक तदबीली रूनमा होना शुरू हुई। अहमद बिन सईद ने भी हमलों की इब्तिदा की कि वो हल्के जिंदान के सुकूत में आतिशो आहन का सैलाब, सीनों में तलातुम बर्पा करने वाले तूफानों की तरह शानजा पर हमलावर हो गया था। अहमद बिन सईद के हमले शानजा के लिए यकीनन अनोखे, नाआशना और अजनबी थे, इसलिए कि शानजा ने देखा कि अहमद बिन सईद की खमदार तलवार सायका आसमानी की तरह गिरते हुए चकाचौंध बर्पा करती है और सही तौर से इसके हमलों की समझ न आती थी कि इसके हमलों में बर्क सी तेजी और दिफा में तूफानों की सी फुर्ती थी। कुछ देर तक दोनों जमकर एक दूसरे पर जानलेवा हमले करते रहे। फिर रफ्ता रफ्ता अहमद बिन सईद के हमलों में तेजी आती रही। थोड़ी देर बाद शानजा ने देखा कि इसके मुकाबिल आने वाला खुली आस्तीनों वाला बद्दू बिफर गया था। बद्दू बद्दू न रहा था, आंधी और तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया था। हर समझ से वो यूं हमलावर हो रहा था जैसे तेज तूफानों ने अपने सामने खसो खाशाक को उड़ा जाने का तहिया कर लिया हो। शान जब दिफा पर उतर आया था इसलिए कि इसमें हिम्मत ना रही थी कि वो अहमद बिन सईद के हमलों को रोककर हमलावर हो। आहिस्ता आहिस्ता वो वीराना हयात के गोशों और माहौल के तपते सहरा की सूरत इख्तियार करता चला जा रहा था। थोड़ी देर तक मजीद एक दूसरे से टकराने के बाद अहमद बिन सईद ने हैरत में डाल देने वाला एक और कदम उठाया और एक मौका पर जब शानजा ने अपनी पूरी हिम्मत और जवामर्दी को मुजतमे करते अहमद बिन सईद पर वार किया तो अहमद बिन सईद ने बड़े अनोखे से अंदाज में अपना पहलू बदला। चाहिए तो यह था कि वो दाएं पहलू को शानजा के सामने रखता, इसलिए कि इसकी तलवार इसके दाएं हाथ में थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। शानजा ने जब इस पर वार किया तो अहमद बिन सईद ने अपना बायां शाना शानजा के सामने किया। शानजा ने इसे अहमद बिन सईद की हिमाकत जाना, लिहाजा इसे उठती हुई तलवार जब अहमद बिन सईद के बाएं शाने पर गिराना चाहिए तो अपने शाने पर तलवार लाते अहमद बिन सईद ने इसकी तलवार को अपनी तलवार पर लिया। फिर बाएं हाथ की कोहनी अहमद बिन सईद ने इस जोर से शानजा के चेहरे पर मारी के शानजा बल खाता हुआ जमीन पर जा गिरा। बर के किसी न आशना कोंदे की तरह अहमद बिन सईद आगे बढ़ा, अपने दाएं पांव की ठोकर को शानजा की तलवार पर मारी और इसकी तलवार इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। शानजा अजीब बेबसी की हालत में जमीन पर गिर पड़ा था। अहमद बिफर कर इसके सर के करीब आया, फिर इसको मुखातिब करके कहने लगा, तू मुझे तेगजन नहीं बल्कि भटियार खाने का मुजावर लगता है। मुकाबला शुरू होने से पहले ही तू कैसे बढ़ चढ़कर गुफ्तगू करता था, अब तू कैसा खोखली आवाज और बेहोश यूरिश की तरह चुप और अफलासज़दा है। थोड़ी देर तक अहमद बिन सईद ने फर्श पर पड़े हुए शानजा को गौर से देखता रहा, फिर इसके पेट पर अपने पांव की ठोकर मारी और कहने लगा, उठ अपनी तलवार संभाल, फिर मेरे मुकाबिला। शानजा ने इस मौका पर अजीब से आवाज निकाली जैसे कोई रूह फिजा में मरसिया खा हो या बरबत के सीने में सदाओं का दम घुट गया हो। शायद वो मुकाबले पर आने के लिए पहलू तय कर रहा था। अहमद बिन सईद बिफर कर आगे बढ़ा, पहले की निस्बत ज्यादा जोरदार ठोकर इसके पेट पर मारी और इस बार इसने घुर्राते हुए इंतहाई गुस्सीली आवाज में से मुखातिब करते हुए कहा, असदहे की औलाद उठ, एक बार फिर मेरे साथ मुकाबला कर। शानजा जब फर्श पर ही पड़ा रहा, उठकर इसने मुकाबले पर आने की कोशिश न की तो इंतहाई गुस्सीली आवाज में अहमद बिन सईद ने मुखातिब करके कहना शुरू किया, शानजा मुकाबला शुरू होने से पहले तू कमीना ज़हनियत के जाहिल
इंसान के अंदाज में गुफ्तगू करता था। मुकाबला शुरू होने से पहले तू मुझे तबाहकुन तूफानी धमकियां देता था, जर्द आंखों वाले चीते और जहरीले सियानाग के अंदाज में मेरे साथ गुफ्तगू करता था। अब तेरा वो जंगली जलाल, तेरा वो वहशी जमाल कहाँ गया? उठ, वरना मैं तेरा इंजाम इंतहाई बुरा करूंगा। शाहजहां शायद अहमद बिन सईद के हमलों से ऐसा मरूब हो चुका था कि इसने फैसला कर लिया था कि दोबारा इसके सामने तलवार नहीं उठाएगा। ये सूरत देखते हुए अहमद बिन सईद आगे बढ़ा, इसकी एक टांग उठाई, दूसरी टांग पर अपना पांव रखा और शाहजहां को मुखातिब करते हुए इंतहाई होलनाक लहजे में बोल उठा, तू एक सफीर है, काश ऐसा न होता तो मैं टांग पर टांग रखकर तेरे जिस्म को बोसीदा और घुन खाई लकड़ी की तरह चीर कर रख देता। इस मौका पर अमीर मंसूर अजीब से जज्बे में खुली आस्तीनों वाले अरब अहमद बिन सईद की तरफ देख रहा था। फिर धीमे से लहजे में इसने कहना शुरू किया, मेरी कौम के अजीम फरजंद, तेरे जैसे जवान ही माहो अंजुम से अपनी कौम की अजमत के हरूफ रकम करते हैं। तेरे जैसे बेटे ही जीस की जुल्मा से उलझने के लिए तकदीर के मशल बकफ चौपान बन जाते हैं। तू यकीनन अपनी मिल्लत के लिए अज़्म जुर्रत का आसमान है और अपनी कौम के लिए आफताब हक शनास माहताब खुश अकदाम है। तेरे जैसे बेटे ही दुश्मन को बेसत्वतो बेनंगो नाम बनाकर रख देते हैं। ए मेरी मिल्लत के अजीम फरजंद, तेरे जैसे जवानी वक्त की आंधियों के गुबार में काफिला इर्तका इंसानी के अमीर बनते हैं और अपने मुजाहिदाना वक़ार से कौम का माजी हाल और मुस्तकबिल संवार कर रख देते हैं। यहाँ तक कहते कहते अमीर याकूब अल मंसूर को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि अहमद बिन सईद ने टेम्पलर शाहजहां को मुखातिब करके कहना शुरू किया, शाहजहां, इस दरबार में तूने बड़ी लाफजनी से काम लिया था। तू सिर्फ एक भेड़िया बनकर इस कसर में दाखिल हुआ है। मैं इससे पहले अपने सुल्तान सलाहुद्दीन के साथ जंग की शिकारगाह में तेरे जैसे अनगिनत भेड़ियों का मुकाबला करता रहा हूँ और अपने खुदावंद की नुसरत से इन सब भेड़ियों को अपने सामने बेबस किया है। शाहजहां, तेरे जैसे भेड़िए रोजे अव्वल से रोजे आखिर तक खुदावंद कुद्दूस का नाम लेने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं, पर मेरे जैसे सरफरोश आदमियत का सरताज बनकर तुम लोगों को अपने सामने जेर करते रहेंगे। ये मत ख्याल करना कि पुर्तगाल के हुक्मरान सैनकू और शुमारी उंदरस के ईसाई बादशाह अल्फांसो ने हमारे इलाकों पर कब्जा कर लिया है और हम खामोश बैठे रहेंगे। हरगिज नहीं, हम एक जिंदा और बेदार कौम है। वापस जाकर अल्फांसो और सैनकू से कहना, अगर वो हमारे इलाकों में शरीके जफा बनकर नमूदार हुए हैं तो हम अभी जिंदा हैं। अन करीब हम रफीके वफा बनकर उठेंगे और इन दोनों बादशाहों की अकल की कजरवी, कलब की तैरगी, जहन की मुफलिसी और ख्वाहिश की गंदगी को धोकर रख देंगे। सुन शाहजहां, उकाबों के नशीमन में गिद्ध और शेरों की कचार में भेड़िए और जिंदगी के अमन में खुद गर्ज और हर्रिस पागल कुत्ते ज्यादा अरसा क़याम नहीं कर सकते। इन्हें कहना, तुम दोनों हुक्मरानों की हैसियत भी हमारे यहाँ ऐसी ही है और बहुत जल्द हम इन दोनों को अपनी सरजमीनों से हाँक बाहर करेंगे। अहमद बिन सईद चंद कदम पीछे हटा, दोबारा इसे शाहजहां को मुखातिब किया था, अपनी तलवार संभाल और इसे बेनियाम करके उंदलुस जाकर किसी से तेगजनी का फन सीख और इसके बाद किसी मुसलमान के मुकाबले आना। अब तू मेरे अमीर याकूब अल मंसूर से जो कहना चाहता है कह, और मेरे अमीर जो जवाब देते हैं इसे गौर से सुन और वो पैगाम जाकर अल्फांसो को जाकर बता देना, ताकि इन्हें पता चले कि जिस कौम को उन्होंने ललकारा है और जिस कौम को उन्होंने आवाज दी है वो कौम जाग रही है, बेदार है और इंतकाम की चिंगारी बनकर अनकरीब उठेगी।